this is Janvi Fabiani from JCC, Janvi's Creative Corner, and it's episode 6 of JCC. And आज है हमारे साथ मॉडलिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी रिनोन्ड पर्सनालिटी जिन्हें मैं खुद बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ. And he represented India in Latin America. He also won the Rubaru Mr. India Universal Winner 2022, Caballero Universal Second Runner-Up 2022, Fascia Forever Youth Icon of the Year 2024. He also won the Dada Saheb Phalke Indian Television Award, and he's also Mr. Elegance Special Award. He wants that. So he's none other than Mr. Shramik Yadav sir. हेलो नमस्कार. Hello sir. हेलो. कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ. Fit and fine. पहले तो थैंक यू सो मच आप JCC में आए हो. Thank you so much for inviting me in Janvi's Creative Corner. Thank you. एंड मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे हैं. Still. ऑलराइट. सो मॉडलिंग इंडस्ट्री, लाइक यू नो, मॉडलिंग का नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है कि फेम गेम होगा. तो आपके दिमाग में वो कौन सा पहला ऐसा थॉट था जब आपको लगा था कि मैं मॉडलिंग करूँगा, फेम मिलेगा मुझे? क्या था वो सीन? एक्चुअली ना मैं बचपन में पढ़ाई भी करता था और आई एम ऑल्सो डांसर. मैं बचपन में मेरे सीनियर केजी जब मैं था ना, तब से मुझे डांस करने का बहुत शौक था. और मैं हर साल हर एनुअल में ना मेरा मैडम मेरा नाम बिना पूछे मेरा नाम लिख डालते थे कि क्रमिक को तो डांस करना ही करना है. सो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं टीवी, अभी के बच्चे आप देख रहे हो ना, फ़ोन पे ज़्यादा लगे हुए थे. वो जब हमारा ज़माना था, जब हम लोग जब थे स्कूल कॉलेज में, तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे हमारे पास. सो हमारे पास सिर्फ गेमिंग थे, पढ़ाई थी. सो तब क्रिकेट बहुत देखता था मैं. क्रिकेट मेरा बहुत फेवरेट है. सो वहाँ पे इंडिया का फ्लैग, और इंडिया का फ्लैग मुझे जान से प्यारा है, राष्ट्र ध्वज. यस. सो इसमें मैंने सोचा कि चलो आगे जाके अपने भी ऐसे इंडिया का फ्लैग कहीं तो लहराएंगे. सो वही थॉट्स लेके मैंने सोचा कि हाँ चलो कहीं तो लहराना है, फिर भले कोई भी फील्ड हो, या स्पोर्ट्स हो या मॉडलिंग हो या डांस हो. सो फर्स्ट थॉट यही आया कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और मेरी कंट्री को प्राउड दिलवाना है. ओके. आपकी फैमिली का रिएक्शन एज आपके पापा, लाइक यू नो, फैमिली को बहुत कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा मॉडलिंग करेगा. मॉडलिंग मतलब वो छोटे छोटे कपड़े एंड ऑल, वो छपरी टाइप चीज से. आई होप यू प्लीज डोंट माइंड. आई कैन अंडरस्टैंड, बट सच बताऊं, मतलब मैं यहाँ हूँ, जो इतनी फेम मुझे मिली है वो मेरे पापा की वजह से ही है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल ही मेरे पापा है. और उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन. और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैंने तो देखा है उनको कि कितनी मेहनत करते हो. और ऑफ कोर्स वो मेरे से, जब मैंने मॉडलिंग की बात की थी उनसे, तब उनको अच्छा नहीं लगा था. और मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो उनको लगा कि मेरा बेटा आगे बढ़ के मेरे बिजनेस को आगे ले जाएगा. और मैंने ऐसी बात की तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा. उन्होंने बोला कि मॉडलिंग अच्छी नहीं है. उनके दिमाग में वही था. और ऑफ कोर्स मॉडलिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से मॉडलिंग ख़राब हो रही है. कुछ लोगों, क्या बहुत सारे लोगों की वजह से मॉडलिंग ख़राब हो रही है, जो मॉडलिंग को ख़राब कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं. सो पापा के दिमाग में वही था कि मेरा बेटा पढ़े और मॉडलिंग ना करे और बिजनेस पे ध्यान दे. सो फैमिली सपोर्ट था नहीं. हाँ, अब मेरी मॉम का सपोर्ट था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है. और ऑफ कोर्स पापा भी बहुत प्यार करते हैं, बट वो बिजनेसमैन है, तो वो उनके तरीके से सोच रहे थे कि कुछ होगा नहीं मॉडलिंग में. सो पापा ने मुझसे 8 महीने तक बात नहीं की. हम दोनों ने एक दूसरे के सामने नहीं देखा. और ऑफ कोर्स बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने उनका जो डिसीजन था, वो डिसीजन मैंने उनका माना नहीं और मैंने खुद का किया. सो ऑफ कोर्स थोड़ा दर्द होता है ये सब चीज़ सोच के कि उस टाइम पे कि पापा ने मुझसे बात नहीं की थी. फिर उनको पता चला कि हाँ चलो मॉडलिंग मतलब अच्छी लाइन पे जा रहा है, तो उनको अच्छा लगा. तो फिर उन्होंने मेरे से बात करना स्टार्ट किया. दैन अभी भी मैं चाहता हूँ, अभी भी मुझे ना उनका हग नहीं मिला है. सो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि कब वो मुझे हग मिले. इट्स ट्रू कि लाइक बेटा अपने पिता को गले लगा सके. बस वही एक मोमेंट है जो गर्व का मोमेंट होता है कि मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया है. सो दिस टाइम आवर ऑडियंस वांट्स टू नो,
डू यू रिमेम्बर एक पोल डाला था हमने? सो दिस टाइम आवर ऑडियंस वांट्स टू नो दैट मॉडलिंग में मतलब कह सकते हैं कि मॉडलिंग में फिजिक के अलावा करंट नॉलेज जीके इम्पोर्टेंट है या नहीं? मॉडलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ अच्छा लुक या कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपको आगे लेके नहीं जाएगा। गुड हाइट, गुड कांटेक्ट और नॉलेज होना ज़रूरी इसलिए है ना कि आपको कोई स्टूडेंट, अगर आप एक फेम बन जाते हो तो आपको कोई पूछेगा कि सर ये कहाँ से है, इसने कब जीता था। अगर वो चीज़ आपको पता ही नहीं होगी तो आपको मॉडलिंग करने की कोई ज़रूरी नहीं। सो करंट अफेयर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जीके ऑफ कोर्स, और जीके इसलिए जानना ज़रूरी है कि फैशन इंडस्ट्री में कौन कब से मिस यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया कौन कैसे बना, कौन सी कंपनी ने सबसे पहले फैशन शो स्टार्ट किया, लॉरियल, फैशन वीक, गाला, एवरीथिंग। सो जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन वी आल्सो डोंट नो कि रूबरू मिस्टर इंडिया 2021 कौन है, 4 कौन है, 3 कौन है, 2023? हाँ, एक्चुअली पता सबको होता है, बट आगे ले जाना वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है आपको कि आप अपने खुद को आगे कैसे ले जा सकते हो। सो मिस्टर इंडिया जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, रूबरू मिस्टर इंडिया ने, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो सिर्फ रूबरू मिस्टर इंडिया की वजह से ही है। बट विनर लोगों को इतना नहीं पता है कि विनर होने के बाद क्या करना है। हाँ, विनर बन जाते हो। मैं हर कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, एक कंपटीशन नहीं, इंडिया में जितनी भी कंपटीशन हो रही है, ठीक है, तो वो कंपटीशन को देख के आप कुछ सोचो कि आपको विनर तो बना दिया, विनर बाद का सफ़र क्या है जो किसी भी विनर को पता नहीं है। सो वो मैं सबको स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा वर्क करो, खुद की स्कूल कॉलेज में जाके अपना प्रमोशन करो, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में आप प्रमोशन करोगे तो वहाँ के लोग आपको जानेंगे, ठीक है। अपने शहर में खुद का प्रमोशन करो, आपका पीआर स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आपको लोग पहचानेंगे। वरना तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं की होती तो कौन क्रमिक यादव, कौन मिस्टर इंडिया यूनिवर्सल 2022 जो रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 जीता था। सो आपको आपका पीआर खुद से बनाना पड़ेगा और खुद से ही काम ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या किया था जब आप बन गए थे winner? एक्चुअली जब मैं तो सच बताऊंगा, जब मैं रूबरू मिस्टर इंडिया यूनिवर्सल बना तो मैंने अपने वहाँ के अहमदाबाद में एक पीआर वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनसे मेरा कांटेक्ट बहुत पहले हुआ था, 6 महीने पहले मिस्टर गुजरात की कंपटीशन में। सो ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी कि सर हमारे ऐसे पीआर है, आप न्यूज़ में डाल सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। सो मैं रूबरू मिस्टर इंडिया यूनिवर्सल जीत के आया। उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको मैंने अपना पीआर भेजा, उनका आर्टिकल्स भेजा, तो उन्होंने सब अपने वहाँ के जितने भी लोकल, गुजरात के जितने लोकल न्यूज़पेपर है उन्होंने उनमें मेरा आर्टिकल दिया। तो लोगों ने पहचाना कि हाँ चलो कोई रूबरू मिस्टर इंडिया गुजरात से बना हुआ है, रूबरू मिस्टर इंडिया यूनिवर्सल 2022। उसके बाद मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था वेनेजुला में, कैबलेरो यूनिवर्सल में। सो जब मुझे जाना था ना, तब भी मैंने आर्टिकल छपवाया कि हाँ मिस्टर कैबलेरो यूनिवर्सल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सो उसके बाद उसके लिए भी मैंने आर्टिकल लिए, तभी लोगों ने पहचाना कि हाँ चलो कोई है गुजरात का कोई लड़का जो पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट, हाँ गुजरात को रिप्रेजेंट किया, अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, अपनी कंट्री को प्राउड फीलाने और अपने स्टेट को प्राउड फीलाने कराने। देन जब मुझे ऐसा था कि चलो इंडिया को रिप्रेजेंट किया ना, बहुत अच्छा है, तब जाके वहाँ जाके मैंने 15 दिन वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अच्छा लगा अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में। और बात ये थी ना कि मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। सो बहुत दिक्कत हुई थी मुझे वो 15 दिन, मुझे याद है। ऑफकोर्स वो हार्ड दिन थे मेरे, क्योंकि खाने में लैटिन अमेरिका में ओनली फॉर नॉन वेज खाना मिलता है, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, यहीं से ही घबरा गया था। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा वेनेजुला, सो मैं डर गया था। एक टाइम तो मुझे रोना आ गया था कि क्या होगा, ये 15 दिन कैसे निकलेंगे। लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे लोग स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैं थोड़ा और घबरा गया था कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो कैबलेरो यूनिवर्सल वालों का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रांसलेट दिया था कि मैं जो इंग्लिश में बोलता था वो स्पेनिश में, और स्पेनिश का इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करते थे। तो थैंक यू सो मच कैबलेरो।
एंड उसके बाद मैं विनर सेकंड रनअप में जीता। अपने भारत का राष्ट्र ध्वज मैंने वहाँ पे लहराया स्टेज पे, और वहाँ पे जो फील थी ना, मैं लिटरली मैं वहाँ पे रोने लगा था। भले मैं सेकंड, मतलब जीता नहीं बट सेकंड रनअप आया, फिर भी मेरे जीत से ज़्यादा थी। एंड मैं वहाँ पे रोने लगा, और ऑफ कोर्स इमोशनल हो ही जाएगा क्योंकि इंडिया का फ्लैग वहाँ जाके लहराना, और वो भी पहली बार कोई इंडियन वहाँ पे गया था अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करने। सो मैं ऑफ कोर्स इमोशनल हो गया था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और उसके साथ साथ मुझे स्पेशल अवार्ड भी मिला गया एलिगेंस, और वो उसकी भी एक कहानी है। एलिगेंस की इसलिए कहानी है ना क्योंकि मैं यहाँ से है ना टोटल 10 सूट लेके गया था अपने। ओके। यस, और सूट लेके गया था, तो ऑफ कोर्स एलिगेंस का मतलब यही होता है कि आप एलिगेंट कैसे हो, कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सो मेरे जो सूट्स थे, मेरी जो स्टाइल थी, उनको वो बहुत पसंद आई थी। और मैं बहुत शांत था वहाँ पे, मतलब ऑफ कोर्स मैं वैसे भी शांति हूँ, बट वहाँ भी शांति था, तो उन्होंने वो स्पेशल अवार्ड इसलिए दिया गया कि सबसे बेस्ट एलिगेंस है। एलिगेंस ओके, ओ पर्सनालिटी देख के लगता है। नेक्स्ट, आवर ऑडियंस वांट्स टू नो दैट कनेक्शंस और नेटवर्किंग टैलेंट से ज्यादा। टैलेंट से ज़्यादा एक्चुअली टैलेंट सब में होता है। कोई भी मॉडल होगा उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, बट टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करता है। मैंने जहाँ तक देखा है ना, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कनेक्शन की वैल्यू है। आप कितने कनेक्शन बनाते हो, कैसे कांटेक्ट में रहते हो, डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, आप सब उनके साथ आपको कांटेक्ट बनाओगे तब जाके आपको काम मिलेगा। और टैलेंट तो सिर्फ नाम का रह गया है। और जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट है पर कनेक्शंस नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, फिर भी उन्हें इस इंडस्ट्री में आना है। हाँ, इंडस्ट्री में आना है, पर उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरी तरह। यस, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 साल लग गए, और जो लोग कनेक्शन बना रहे हैं वो 1 साल में भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो जो लोग में टैलेंट है ना, वो उनको टाइम लगेगा स्ट्रगल करने में, बिकॉज उनको खुद का फेम बनाना पड़ेगा, लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। जो अभी के यूथ है, जो इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा यूथ के लिए। नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म और शैरिटी। एज अगर आप शो जज करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स बोल देते हैं, पैसे लेके जितवा देते हैं किसी कंटेस्टेंट को, पार्टिसिपेंट को, तो व्हाट्स योर टेक? एक्चुअली प्रॉब्लम ये पूरे इंडिया में है, ये चीज़ें सब जगह हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे पेजेंट भी हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, और हर शहर में पेजेंट हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जज में इसलिए बुलाते हैं मुझे कि उनको पता है कि क्रमिक यादव जी को बहुत अच्छे से पता है कि मॉडलिंग क्या है और कैसे की जाती है। सो मैं नाम नहीं बताऊँगा किसी ऑर्गेनाइज़र का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है और हुई है और होगी भी। देन पता नहीं, ऑर्गेनाइज़र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी मॉडल के एक फीलिंग से ना खेलें, ठीक है। और मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, क्योंकि जब मैं अपना शो ख़त्म करके मैं जब घर आता हूँ तो मुझे डीएम आता है कि सर मैंने क्या गलती की, मैंने इतना बेस्ट किया, मेरे में वॉक में क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं किसी का वो रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता ना। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप कुछ भी क्वेश्चन या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप अपने ऑर्गेनाइज़र को पूछिए। एंड अभी की एक बात है, लास्ट शो की, 2-3 शो मैंने किए, उसमें ऐसा हुआ कि मैंने जो वेल डिज़र्व था उनको मैंने अच्छे से विनर के लिए लिस्ट में मैंने डाला उनका नाम, और ऑर्गेनाइज़र पीछे से आके कह रहे कि क्रमिक सर ये इनका नाम हटा दो, इनको ले लो, ये हमारी फैमिली मेम्बर है। देन सो मैंने उनको वही बोला कि अगर आपको ऐसे ही विनर बनाना है लोगों को तो मुझे क्यों बुलाया? आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, मुझे अब मेरी फीस दे रहे हो, ठीक है, प्लस मुझे टिकट्स दे रहे हो आने जाने की, और मुझे स्टे भी दे रहे हो इतना अच्छा, तो मुझे फिर बुलाया क्यों? अगर आपको विनर ही बनाना है तो फिर ऐसे ही बना लो ना मेरे बिना ही। जो डिज़र्व कर रहा है उनको आप विनर बनाओ ना। तो बोलने फिर और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता ना फिर तो वहाँ बोलने का। सो मैं फिर बोलता हूँ जो आपको करना है करिए। तो मैं सभी ऑर्गेनाइज़र को कहता हूँ कि बच्चों के फीलिंग के साथ ना खेलें, क्योंकि मैं मिलता हूँ बच्चों को, बच्चों के एक सपना लेके आते हैं, बच्चे सपना लेके आते हैं कि हाँ मैं अच्छा मॉडल बनूँगा, उनको
वो इसलिए आते हैं ना कि क्रमिक सर आए हुए हैं, क्रमिक सर से मुलाकात होगी, क्रमिक सर से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी कि हाँ मॉडलिंग कैसे की जाती है। बट मैं जब उनके आँखों को और उनके भाव को देखता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स पता चल जाती है कि कैपेबल है कि नहीं है। सो मैं वही ऑर्गेनाइजर को कहता था कि उनकी फीलिंग के साथ ना खेले और अपने अपने प्रॉफिट के लिए किसी के दिल के साथ ना खेले। तो एक और हमारी आई थी, मतलब आपसे पहले एक हमारी आई थी मॉडल मिस अर्पिता शर्मा। शी हैज आल्सो वर्कड विद मंजीत कलेक्शंस एंड ऑल। सो शी क्लेम्ड दैट, मतलब आई आस्क्ड हर कि मॉडलिंग में लड़कों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या लड़कियों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो शी सेड कि लड़कों के लिए बहुत, क्या बोलूँ मैं, एकदम हाई नहीं अपॉर्चुनिटीज़। एक्चुअली मेरा सोचने का तो उनकी बात भी सही है, जो आए थे उन्होंने सही कहा कि लड़कियों के लिए ज़्यादा वर्क है, लड़कों के लिए कम है। और सब सच्चाई सबको पता ही है कि क्या होती है सच्चाई। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको बहुत अच्छे से पता है, बट लोग चुप रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी फैमिली का सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पापा उनके मॉम कुछ स्ट्रगल किया इतने सालों से, तो आप उनका भी देखिए, अपनी फैमिली की इज्जत रखिए। सो ऑफ कोर्स बॉयज़ के लिए बहुत कम ऑप्शन है काम करने के लिए और काम मिलने के लिए। सो बॉयज़ को जल्दी काम नहीं मिलता है। अब जैसे कि मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचते 4 साल लग गए, यहाँ आते आते, क्योंकि जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तब मुझे कोई नहीं जानता था। जस्ट मैं एक कोरियोग्राफर था, फोक कोरियोग्राफर, जो मैं कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल, मेरे यूथ फेस्टिवल में डांस सिखाता था। सो तब मुझे मेरे दोस्त लोग जानते थे कॉलेज से। तो यहाँ मुझे आज पूरा इंडिया जानता है बहुत अच्छे से कि कौन है क्रमिक यादव। सो ऑफ कोर्स स्ट्रगल लगता है, बॉयज़ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ट्रू। सो आपकी जो जितने भी पेजेंट शोज हो गए, रनवे शोज हो गए, इनका आप चार्ज कितना करते हैं? लाइक फीस, लाइक रनवे का अलग है और पेजेंट का अलग है, दोनों का सेम? एक्चुअली पेजेंट का ज़्यादा है, रनवे का कम होता है, क्योंकि रनवे में तो मुझे एज अ सेलिब्रिटी 100 स्टॉप पर जाना है, तो मुझे सिर्फ एक वॉक करके चले जाना है। और पेजेंट में इसलिए ज़्यादा है ना कि मुझे वहाँ पे उनको एक सेशन देना है, एक दिन पहले पहुँच के उनको सिखाना है कि मॉडलिंग क्या है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उनको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि आप विनर बनने के बाद आपको क्या करना है। सो मेरा सबसे पहला एक जो मोटिव होता है वो होता है कि आप विनर बनने के बाद आप क्या करोगे। सो मैं बच्चों को यही सबसे पहले ये सिखाता हूँ। उसके बाद उनको बहुत सारी टिप्स चाहिए होती है कि सर मॉडलिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कोई अच्छा कंपटीशन चाहिए, क्योंकि आप पहले अपने स्टेट में से जीतो, अपने आपके स्टेट वाले आपको पहचानेंगे, तब जाके इंडिया में सब आपको पहचानेंगे। तो आप पहले अपने स्टेट की बहुत अच्छी कंपटीशन हो जहाँ पे आपको फेम मिले, वो आपको विनर बनना है। और उसके बाद मुझे जज में बैठना पड़ता है, और जूरी के लिए तो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि एक जूरी नहीं होता, मेरे साथ 3-4 जूरी बैठे होते हैं, तो सबके दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का मतलब ईगो वाला सिस्टम होता है, एटीट्यूड होता है। सो वो चीज़ बहुत हार्ड होती है। और 6 घंटे बैठना है एक जगह पे, तो ऑफकोर्स पेजेंट की फ़ीस मेरी बहुत ज़्यादा है। और मैं पता है, मैं ये एक हंसने वाली बात है बताइए। लोगों को है ना, मेरे से ज़्यादा है ना मेरी फ़ीस जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि ऑर्गेनाइज़र को फ़ोन करते हैं कि क्रमिक सर ने कितनी फ़ी ली है, क्रमिक सर कितने में आ रहे हैं, क्रमिक सर को आपने कितना पैसा दिया। सो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 20,000 लूँ या 50,000 लूँ, ठीक है, जब मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं पूछते हैं तो आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूछना है तो ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छे से जवाब दे ही देगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका, वो प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, क्योंकि मैं अपना बैंक बैलेंस तो उनको दिखा नहीं सकता ना कि ये इनका ट्रांजेक्शन इतना आया है। तो मैं एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर अपनी फ़ीस। और कुछ ऑर्गेनाइज़र तो क्या करते हैं कि जैसे मैं कल कोई शो में गया तो वहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइज़र मिल गया मुझे, एंड वो उनको पूछ रहा है फ़ोन करके कि हाय सर, क्रमिक सर को आपने कितना दिया। देन वो ऑर्गेनाइज़र का मुझे फ़ोन आता है कि क्रमिक सर उनका फ़ोन आया था कि आपने कितना बोलूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ जितना आपसे लिया उतना बोलिए। तो मैं वही कहता हूँ ना, लोगों को मुझसे ज़्यादा है ना मेरी फ़ीस में बहुत इंटरेस्ट होता है,
So, मेरी फीस सच में 20 to 50,000 होती है, ठीक है, प्लस हॉस्पिटलिटी एंड टिकट्स। अब अगर टिकट्स कैसे करवानी हो, मैं बोलता हूँ कि अगर इफ़ फ़्लाइट की आप करवा सकते हो तो मुझे फ़्लाइट की मॉर्निंग की नहीं चाहिए फ़्लाइट। Nice. मुझे 9 o'clock आफ्टर, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पाता। हाँ, सो 5-4 बजे मेरा उठना, मुझे नींद बिगाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। True. और अगर ऐसा होता है कि एक दिन पहले जाना है तो मैं ट्रेन की टिकट उनको बोल देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो सर। सो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ तो मैं सिर्फ फ्लाइट में ही जाऊँ, मैं ट्रेन में भी जा सकता हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है ट्रेन में आराम से सोते सोते जाओ। Right. फ्लाइट में भी आप आराम से 2 घंटे पहले आप बैठे रहो। उठोगे, ठीक है, एयरपोर्ट पहुँचोगे, एयरपोर्ट के बाद वहाँ पे बोर्डिंग करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके ये ट्रेन में क्यों जा रहा है। हाँ। पर मैं उन लोग को भी बताना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है और मुझे ट्रेन में जाना बहुत अच्छा लगता है। Down to earth हाँ, personality. और मुझे लोग बोलते हैं कि क्रमिक सर बहुत अच्छे हैं, और बहुत ऑर्गेनाइजर भी ऐसे हैं जो मतलब उनके वहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं वो लोग भी तारीफ़ करते हैं कि क्रमिक सर बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं। बट सबको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या हूँ। सो बस मेरी फ़ीस वही 20 to 50,000 है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब तक का आपका सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा है? एक्चुअली आई नो थोड़ा ऑफेंड वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी भी एक शो का नाम ले दिया तो ना बाकी मैं तो options हो जाएंगे। मैं तो बोल दूंगा, मुझे Okay, बोलने में, ठीक क्योंकि है। उनको ही पता है कि उनका शो कैसा हुआ था। सो Please. बहुत सारे ऐसे शो है जहाँ पे मुझे बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी थी। इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि वहाँ पे है ना लोगों को मॉडलिंग के बारे में पता नहीं है, कुछ भी करते हैं। मैं शहर का नाम तो नहीं लूँगा, बट उनको पता चली जाएगी कि उनको ही बता रहा हूँ मैं। सो यही चीज़ें है कि सबसे पहले खुद अच्छे बने, फिर एक मॉडलिंग शो अच्छा कीजिए, क्योंकि मॉडलिंग शो करते हैं ना तो आप बच्चे एक उम्मीद लेके आते हैं कि हाँ कि ये कंपटीशन होगा हमारे से, हम कुछ सीख के जाएंगे। बट आप उनको कुछ सिखाते ही नहीं हो। पैसे ले लिए, 8 to 10,000 ग्रूमिंग फीस ले ली, एक टाइम का खाना दे दिया और 3-4 वॉक करवा दी, फिर क्या होगा। सो बच्चों का दिल टूट जाता है। सो सबसे अच्छा शो मेरा यहाँ तक आज तक का हुआ हो तो आगरा का नूरे ताज है, जो मैं 2 बार मैं ऑफ कोर्स मैं कर चुका हूँ, और उनके ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे हैं, भानु प्रताप सिंह, जो मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ। भले वो ऑर्गेनाइज़र है पर वो मेरे से छोटे हैं, फिर भी मैं उनको गुरुजी बोलता I हूँ, know. और वो मुझे बहुत चाहते हैं, और आगरा वाले भी बहुत चाहते हैं। और ऐसे 3-4 शो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे मिस्टर एंड मिस इटावा है, जो आरुष सर हमारे प्रशांत यादव जी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा शो हुआ था। हमारे गुजरात में भी अच्छे शो हो रहे हैं, अब तो अच्छे शो होने लगे, बट हाँ लोगों को फ्रॉड बनाया जा रहा है। गुजरात में भी हमारे दोस्त करते हैं, आर्यंक है हमारे दोस्त, वो एजे स्क्वायर प्रोडक्शन हाउस में मिस्टर गुजरात का कंपटीशन करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं। और अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने किया था मिस भारत, हाँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, बट हाँ कोई नहीं, वो भी शो भी अच्छा था। और तो शो जो शो मैं करता हूँ वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि किसी की बुराई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और उनको भी पता है कि क्रमिक सर क्या है, कुछ भी उनको भी पता है कि क्रमिक सर कुछ बोलते नहीं है, और मैं बोलूँगा भी नहीं। नेक्स्ट से क्या आपको कभी ऐसे थ्रेटन मिले हैं कि मैसेज पर कि मतलब आई थिंक यू गॉट हाँ, माय मतलब, पॉइंट। एक्चुअली मारने की धमकी दी है, अब इसलिए दी है ना क्योंकि लोगों को अब कोई फेक आईडी बना के मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है, कोई मुझे अननोन नंबर से कॉल करके बोल रहा है कि यहाँ आओगे तो यहाँ तुम्हारे पैर तोड़ डालूंगा, ये कर डालूंगा, ठीक है। तो हाँ ऑफ कोर्स मिली है, क्योंकि लोग जलते हैं। और मैं सबसे पहली बात तो यही बताना चाहता हूँ कि परायों से ज़्यादा है ना खुद के लोग और अपने लोग जलते हैं ज़्यादा। True. हाँ, और मैंने एक चीज़ मॉडलिंग में सीख ली है कि आपके लोग आपके साथ जो बैठे होंगे ना, वही आपके पीठ के पीछे छुरा मारेंगे। कोई अपना नहीं कोई है। अपना नहीं है। जो अपना है ना वो सिर्फ अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन और अपने रिश्तेदार, बस, इसके अलावा कोई नहीं। आप ऐसा बोलते हो कि हाँ मैं इससे अच्छा मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त के दिमाग में क्या चलता है ना कि हाँ चलो क्रमिक यादव है, कुछ बात करते हैं, कुछ अपना काम निकले, तो वो सिर्फ फ्रेंडशिप करते हैं अपना काम निकालने के लिए। आपके सामने वो अच्छे बनेंगे कि हाय क्रमिक कैसा है मेरा भाई, ये ऐसी बातें करेंगे, इतना मतलब जैसे वो चीनी आती ना, चीनी
चीनी की तरह इतना शुगर हो Honey. जाएगा कि मुझे डायबिटीज हो जाती है। हनी। मुझे डायबिटीज हो जाती है। सो ऑफ कोर्स लोगों को क्या है ना, जेलसी बहुत होती है। हाँ, और परायों से ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा जेलसी होती है, अपनों में होती है जेलसी क्योंकि उनको दिखा नहीं जाता है। और मेरे लिए तो होती है, क्योंकि मेरे गुजरात में भी होती है मेरे लिए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जलते हैं मुझसे। लोगों का कहना ऐसा है कि आई एम ऑल्सो इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, प्लस आई एम अ कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर और बिजनेसमैन। साथ में फिर आपने मेरा गरबा देखा ही होगा सब लोग ने बहुत अच्छे से कि मैं क्या गरबा खेलता हूँ। 9 डेज़ 9 नवरात्रि में मैं मुझे प्राइज़ मिलते हैं 9 डेज़। तो वो भी लोगों को अच्छा ही लगता कि यार ये देखो, ये तो सब जगह विनर बन रहा है। फिर उसके बाद रूबरू मिस्टर इंडिया यूनिवर्सल बनना, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वहाँ पे सेकेंड नंबर का खिताब जीतना और ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिलना। तो उनका कहना है कि इसको ही क्यों मिल रहे हैं। हाँ, उनके दिमाग में वही है कि इसके पास ही क्यों आ रहा है सब। ये हर जगह क्यों छाया हुआ हाँ, है, छाया छाई हुआ हुई है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हुए हैं जो ऑर्गेनाइज़र को ऐसा कहते हैं कि इसको क्यों बार बार बुला रहे हो, कोई और को बुला लो ना। तो ऑर्गेनाइज़र मुझे स्पेशली फ़ोन करते हैं कि क्रमिक सर ऐसे है। तो ऑर्गेनाइज़र उनको क्या जवाब देते पता है कि क्रमिक यादव को हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका नेचर अच्छा है। कोई जज वहाँ पे 8 घंटे नहीं बैठेगा। हाँ, कोई भी सेलिब्रिटी आएगा वो 8 घंटे नहीं बैठेगा। तो वो बैठते हैं और बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं। और वही चीज़ें हैं मुझे पसंद नापसंद की। जो मुझे पसंद करते हैं फिर भी उनको नमस्कार है, और जो नहीं पसंद करते उनको भी मेरा नमस्कार है। एंड उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो मुझे हेट करते हैं, मुझे मेरी बुराइयाँ करते हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि जब आपकी बुराइयाँ स्टार्ट हो जाती है ना, आप समझ लो कि आप सक्सेस होना अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। सो बस यही चीज़ें हैं। और थ्रेट ऑफ कोर्स मारने की धमकी, यहाँ आओगे तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। सो ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें चलती रहती है, बट मैं ऐसा कुछ अपने दिमाग में लेता नहीं हूँ। और भगवान देख रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा, और उनको भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सो मेरे मॉम डैड भी जानते हैं मुझे अच्छे से, मेरे फ्रेंड सर्कल जानते हैं मुझे, मेरे गुजरात स्टेट वाले भी जानते हैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजर वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं कि क्रमिक यादव क्या है। ओके। सर कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लाइक वैसे तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है, लेकिन स्टार्टिंग में भी और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत बोलते थे कि यार मॉडलिंग में तो फिगर ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्शन, हाइट ज़रूरी है। तो आपका इस पर क्या कहना है? मतलब क्या ये डिमोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को? डिमोटिवेट ऑफ कोर्स करते हैं। एक्चुअली क्या होता है पता है, वो कुछ कर नहीं पाते इसलिए आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर उसको उन लोग को ऐसा कुछ करना होता ना तो वो डिमोटिवेट नहीं करते। और ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हैं। मॉडलिंग सिर्फ मॉडलिंग नहीं है, पेजेंट नहीं है। उसमें रनवे भी आ गया, कैटलॉग आ गया, प्रिंट शूट आ गए। जो ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट नहीं है तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो, फ़ोटो शूट बन सकते हो, प्रिंट शूट मॉडल बन सकते हो, क्योंकि वहाँ आपकी हाइट नहीं देखी जाती है। और हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा बॉडी शेप होना ज़रूरी है। फिर आपकी हाइट बड़े छोटी हो या फिर हाइट में आप बड़े हो, बट हाँ बॉडी शेप होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपका लुक अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपका फेस एक्सप्रेशन मायने रखता है। क्योंकि अगर मैं समझ लो कि कोई साड़ी का शूट कर रहा है, सो जब आपके फेस का एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा तो कैटलॉग में आपकी फ़ोटो कैसे लगाएगा। सो आपको थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा लर्न करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करो और आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं मॉडलिंग एजेंसी जो ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं, और खुद से भी क्योंकि जो सिखाया होता है ना वो सिर्फ सिखाने से भूल जाते हैं, बट जो खुद से सीखते हैं ना, खुद से सेल्फ से, वो हमेशा लाइफ टाइम तक रहता है। तो मैं मेरी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैंने किसी की हेल्प ली है लाइन में, ना मैंने किसी को कहा कि मुझे मॉडलिंग सिखाओ, मुझे वॉक सिखाओ। और वॉक के पीछे भी एक कहानी है मेरी, क्योंकि कोविड था 2020, आप सबको पता ही होगा। सो मैं तब ना रील्स नहीं था, तब टिकटॉक था। एंड मैं टिकटॉक बना था तब, वो वॉक वाली बहुत चला था तब कि हाँ वॉक करना है। सो वॉक मुझे वहाँ से
आई और फिर मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि मुझे वॉक अच्छी करनी है। जैसे जैसे मैं विनर बनते गया वैसे वैसे मेरी वॉक इम्प्रूवमेंट हो गई, मेरा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा स्टेज अपीयरेंस और मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं पहले बहुत डरता था, बोलने से डरता था। मुझे कोई स्टेज पे मेरा नाम लेता ना कि क्रमिक यादव, तो मेरा तो पहले ही, मैं तो सीट पे बैठा ही मैं तो घाबचा था कि मैं बोलूँगा क्या। फिर जैसे जैसे मैं आगे आता गया तो अब मैं सामने से बोलता हूँ लोगों को कि सर प्लीज़ मुझे 2 शब्द स्टेज पे बोलने हैं, प्लीज़ मुझे बुलाइए ना, ऐसा होता है। तो ऑफकोर्स आपकी बात सही है, कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स गर्ल्स को चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए बॉडी शेप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको प्रिंट शूट, कैटलॉग शूट करना है आपको, तो ऑफकोर्स आपका लीन बॉडी होना ज़रूरी है, पर वो शेप में होना ज़रूरी है। फिटनेस ऑफकोर्स मायने रखती है। फिटनेस ऑफकोर्स मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि फिटनेस बहुत मायने रखती है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद पर, कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद से डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुद का डेडिकेशन होना चाहिए। आप एक बार मिरर में खड़े रह जाओ और खुद को देखो, किसी और को मत देखो कि यार ये तो पतला है मैं इसको देखो, खुद को देखो कि आप कैसे लग रहे हो। जब आप मिरर में खुद को देखोगे ना, और जब खुद से ही आपको घिन आएगी ना, तब जाके आपको डेडिकेशन मिलेगा कि नहीं अब तो कुछ करना है। और ऑफ कोर्स फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अभी के लिए नहीं बट आगे के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि अभी का जो यूथ है ना, मैं सच में मैं बता रहा हूँ ना कि लोगों को जंक फूड खाना है, बर्गर पिज्ज़ा। मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ। आज मैं जो फ्लाइट में था ना, ऑफ कोर्स मैं फ्लाइट में बैठा था, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं डायरेक्ट होटल पे आके मैंने मेरी पनीर की आइटम खाई। एंड मैं जैसे ही फ्लाइट में ऊपर बैठा वहाँ पे मेरी सीट पे, देन सामने वाली सीट पे ना एक मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि 9 बजे थे, वो 9 बजे बर्गर खा रहा है। सो मैंने सोचा कि यार ये लोग 9 बजे बर्गर खा रहे हैं, उनके फैट, उनके टमी पे क्या असर पड़ेगा, उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जब अब मैं इतना सोच रहा था कि यार नहीं मैं होटल जाके खाऊंगा, अभी कुछ खाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ये, बट वो लोग सुबह सुबह 9 बजे बर्गर खा रहे फ्लाइट में बैठ के। माय गुडनेस। सो ऑफ कोर्स अभी का यूथ है बहुत, उनको फिटनेस की कोई भी नहीं पड़ी है कुछ भी। हाँ मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो हाँ अपने इंस्पिरेशन हो रहे कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे अपना फिजिक अच्छा करना है। और कुछ मैंने अब देखा है कि मेरे जिम में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से 80% लोग सिर्फ घूमने आते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, फ़ोटो खिंचाने आते हैं, मस्ती करने आते हैं। और जो 20% लोग आते हैं ना, वो पता है कौन होते हैं? वो 40-40, 50-50 साल के अंकल होते हैं, जो वो अब जब वो 50 साल की उम्र में, 55 उम्र में जब वो फिट है, और आप 20-25 के बीच में आपकी कम ऐसे हो गई है, पेट बाहर आ गया है, ठीक है, आंखों के नीचे काले डब्बे पड़ रहे हैं, तो उसका रीज़न है मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ बाहर का खाना, बाहर का चस्का कहते हैं ना, नहीं अपनी भाषा में कहते हैं बाहर का चस्का लग गया है खाने का, कि रोज़ वड़ा पाव खाना है, मैगी खाना है। और मुझे डीएम भी बहुत सारे आते हैं कि सर आपकी जैसी बॉडी बनानी है तो कुछ बताइए। तो मैंने सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि इसी बॉडी बनाने के लिए ना डेडिकेशन चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आपने 1 वीक किया और फिर 1 वीक बाद भी सब छोड़ दिया कि चलो ना जाने दो ना, नहीं करना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से करना है तो ही मैं आपका रिप्लाई करूँगा, अगर नहीं करना है तो मेरा टाइम भी वेस्ट मत कीजिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आप जो अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे हो वही जिए। सो ऑफकोर्स हेल्थ बहुत मायने रखती है। कभी ऐसा लगा कि मतलब जब मुझे फेम मिल जाएगा तो लोग ऐसे सोचेंगे कि अरे ये तो शक्ल से ही देखने में बहुत एटीट्यूड वाला बंदा लग रहा है, क्या ये मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा? ऐसा कोई कमेंट किसी ने पास किया है? एक्चुअली कमेंट तो बहुत पास किए हैं, मतलब इन्फिनिटी है, बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ और सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ किसी से। कोई शो में जाता हूँ और मुझे लोग बोलते हैं कि क्रमिक सर तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं, क्रमिक सर तो किसी से बात नहीं करते हैं, और क्रमिक सर में बहुत मतलब एरोगेंट है। क्योंकि ऑफकोर्स एरोगेंट नहीं हूँ मैं, मेरा लुक ही ऐसा है कि मुझे जो फील्ड से हूँ, मुझे वो फील्ड को मुझे ऐसे ही रहना है। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए, पूछना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि लोग मुझे कहते हैं कि सर में बहुत एटीट्यूड है, सर तो एरोगेंट है, सर तो हंसते भी नहीं है। नहीं, सर हंसते हैं, सर बहुत अच्छे से हंसते हैं। बट हाँ, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि
आप जब मेरी जगह पे होगे तो आपको भी वैसा ही लगेगा। और मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, मैं किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाता, क्योंकि एटीट्यूड दिखाने से क्या होगा, लोग, मेरा फेम कम हो जाएगा, लोग ऐसा बोलेंगे कि इसका तो एटीट्यूड कितना है, जाने दो इसको। सो मेरे में एटीट्यूड 1% भी नहीं है। मैं, कोई मुझे अच्छे से पूछेगा फेस टू फेस तो मैं उसको अच्छे से जवाब दूंगा कि हाँ मॉडलिंग कैसे, इफ़ इवन मॉडलिंग नहीं, कुछ भी हो, डांस हो, कुछ भी, अपने एजुकेशन हो, मैं सबको वही कहता हूँ। जब मेरा सेशन चलता रहता है तो मैं सबको वही कहता हूँ कि सिर्फ मॉडलिंग मत कीजिए, मॉडलिंग के साथ साथ अपना करियर भी बनाइए, जैसे एजुकेशन, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आप ये बनिए, सिर्फ मॉडलिंग नहीं कीजिए। मॉडलिंग में कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि एक एज हो जाएगी ना आपकी, 35, 36 चले जाओगे ना, जब फेस पे करछली आने लगेगी ना, तब कोई आपको, हाँ, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा आपके नॉलेज को। तो मॉडलिंग को हम एज अ लॉन्ग टर्म करियर तो नहीं देख सकते। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म तो नहीं है। हाँ, अब कोई रनवे कर रहा है तो ऑफकोर्स रनवे के लिए है, क्योंकि उनको तो क्या करना पड़ता है कि कपड़े अच्छे पहन के, डिज़ाइनर के कपड़े पहन के उनको वॉक करना है। बट उसमें भी फेम चाहिए कि आप कितने साल से, आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप न्यू फेस हो तो ऑफकोर्स काम नहीं मिलेगा, आपको खुद को पे करना पड़ेगा। बट मैं सभी को ये चीज़ बता दूँ, मॉडल को, सबको ये बात अभी आज निकली है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मॉडल अच्छे हैं, जो रनवे करना चाहते हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइज़र को पैसे दे के वॉक ना करें, क्योंकि रनवे का मतलब क्या होता है, डिज़ाइनर कपड़े पहनना है। अब वो आपको डिज़ाइनर कपड़े पहना रहे हैं तो आप क्यों उनको पैसा दे रहे हो, आप उनके कपड़े को एक्सप्लोर कर रहे हो स्टेज पे, तो वो लोग थोड़ी आपको पैसा देना चाहिए उनको। आपको ऊपर से पैसे लेने चाहिए कि सर मेरी इतनी फीस है, मैं एक वॉक के 4,000 रुपया लूँगी, 4,000 रुपया लूँगा, 2,000, चलो 2,000 से स्टार्ट करिए, 1,000 स्टार्ट करिए। बट किसी को 8,000, 20,000, 50,000 दे के वॉक करना, तो एक काम करिए, इससे करता अपने स्टडी कर दे, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, या तो 50-60 हज़ार रुपया देना है तो अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी मॉडल्स है वो भी तो अच्छा दिखने के लिए, लाइक एक एज के बाद फेस पे सर्जरी एंड ऑल, ऑफ कोर्स फेस पे सर्जरी ऑफ कोर्स सब लोग करवा रहे हैं, क्योंकि उनका वो चीज़ें इसलिए है ना, क्योंकि खाना, नींद, अगर आप रात को 3-3 बजे तक फ़ोन चलाओगे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम तो होगी आप में। 3-3 बजे तक फ़ोन चलाना है, 3-3, 4 बजे तक सब दोस्तों के साथ बाहर घूमना है। और मॉडल की लाइफ मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने सारे शो कर चुका हूँ, तो उनकी लाइफ मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले दिल्ली टाइम्स गया, ठीक है, मुझे बॉम्बे से कॉल आया, सर दिल्ली टाइम्स के लिए आपका सेलिब्रिटी शो स्टॉपर में हमारी तरफ से हम आपको डाल रहे हैं और हमारा स्लॉट 3 लाख रुपए का है, ऐसा मुझे बोला गया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं रेडी हूँ। मैंने कहा मेरी फ़ीस आप मुझे 30,000 रुपीज़ दे देना, फ़्लाइट की टिकट करा देना, मुझे हॉस्पिटल एक ही दिन के लिए तो काम है। तो मुझे कह रहे हैं कि सर हमें आपको नहीं देना है, आपको हमें 1.5 लाख रुपए देना है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों पैसे दूँ 1.5 लाख रुपए आपको मेरी वॉक करने का, मुझे कोई ज़रूर नहीं है वॉक करने के लिए दिल्ली टाइम्स में, ठीक है। तो कह रही है कि हमारा स्लॉट 3 लाख का है, ऐसे कोई पूछेगा भी नहीं सर आपको। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे वॉक नहीं करनी है पैसे डाल के, अगर आपके पास पैसे है 30,000 दे सकते हो तो आप मुझे बुलाइए, मैं हंसते हंसते आऊँगा। तो आप समझिए इतना बड़ा फेम होने के बावजूद भी वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि क्रमिक से 1.5 लाख रुपए दीजिए, हम आपका स्लॉट करवा देंगे एज अ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर। अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर जो हमारे मॉडल्स हैं जो एकदम ग्राउंड से लेकिन एकदम लेवल पर पहुंच रहे हैं, टॉप पर, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? वो कुछ नहीं करते हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा जाके उनके पास कि वो ऐसे रनवे शो में खुद के पैसे ना दे, ठीक है, वो पैसे अपने सेविंग करे। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग नहीं होगा तो आप खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एक अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हो। बट आप अपना 8 to 10,000 दे के आप ऑफिसर की जगह आपको मॉडलिंग में जाना है, एक वॉक के लिए 8,000 9,000 देना है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो वो चीज़ गलत है, आप वो मत करिए। और लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए याद रखेंगे, उसके बाद कौन जानवी फरबियानी या कौन हाँ ऑफ कोर्स, मुझे भी मैंने देखा हुआ है, कोई नहीं जानता आपको बस वॉक कर लिया, अच्छा ओके, वो आपको नहीं देखेंगे,
वो सिर्फ कपड़े को देखेगा कि हाँ वो डिजाइनर कपड़ा पहन के आया है। आपका नाम भी नहीं पता होगा उसको कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, वो भी नहीं पता होगा। सो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मॉडलिंग करो, मैं खुद मॉडलिंग करता हूँ, मुझे पता है मॉडलिंग बहुत अच्छी है, बट हाँ अच्छी इसलिए है ना क्योंकि मैं अच्छा हूँ। ट्रू। यस। मतलब मुझे भी यही लगता था, लेकिन ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जैसे आप हो गए, बाकी लोग हो गए। नहीं बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं डिजाइनर। मैं मिला हूँ इतने शो करने के बाद भी, मॉडल्स भी बहुत अच्छे हैं, डिजाइनर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो वो लोग भी अच्छे हैं, बट कुछ लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑफकोर्स मुझे बहुत बुरा लगता है कभी, क्योंकि मैं ये फील्ड से हूँ, बिजनेसमैन हूँ और ये फील्ड से हूँ, तो मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि यार बच्चे लोग के पैसे चले गए 50,000 रुपीज़। और मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ शो में मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक बात। एक शो था, शो का नाम नहीं बताऊँगा, उसके पापा का सैलरी 50,000 था। 15,000 रुपये, 15,000 मंथली। मंथली 15,000 रुपये थे, और ग्रूमिंग फीस थी 13,000 फीस। उसके पापा का सैलरी 15,000। जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया ना, उसने ऐसा बोला था कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसकी मम्मी जी ने किसी से उधार लेके पैसे लिए और वो 13,000 रुपीज़ भरवाए। माय गुडनेस। देन और उसके बाद जिसने पैसे भरे थे उसने एक फ्रेंड को बोला, और वो फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप क्रमिक सर से बात कीजिए, वो कुछ हेल्प कर दे। मुझे बहुत सारे डीएम आए, मेरे कमेंट, मेरे जो पोस्ट और रील्स थी उसमें कमेंट किया कि सर प्लीज़ रिप्लाई मी। मैंने कहा कौन है, और तब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करते थे हमारे दोस्त एक अच्छे, हेमंत बजाज, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर कोई है जो बहुत डीएम कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, लाओ मैं बात करता हूँ। मैंने बात की तो उन्होंने ऐसे ही, तो मैं एक टाइम पे इमोशनल हो गया कि 15,000 रुपये आपके पापा का सैलरी है और आप 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये आप शो में दे रहे हो। तो ऑर्गेनाइज़र को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों की हाई लोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। सो बस मैं वही कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़रों को, जो कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं, सो प्लीज़ किसी के इमोशनल के साथ मत खेलिए, ठीक है, क्योंकि वो एक उम्मीद लेके आते हैं, उनकी फैमिली भी उम्मीद लेके आती है, उनकी फैमिली से झगड़ा करके आते हैं कि मुझे मॉडलिंग करनी है, और आप लोग फिर ये सब चीज़ें करके उनका सपना तोड़ देते हो। तो मैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है सबको कि ऐसा ना कीजिए। हाँ चलो, आप उनको एक अच्छी राय दीजिए जो आगे कुछ अपना फ्यूचर बना सकें। ओके, सो अब थोड़ा फन, थोड़ा मस्ती, थोड़ी मस्ती, थोड़ा धमाल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक आउटफिट के साथ एक फूड डिश का नाम मैच करे तो वो क्या होगा? आउटफिट के साथ तो फिर फ्रूट तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं उसको कर सकूं, बट हाँ अगर आप कुछ येलो कलर का कुर्ता पहनते हो तो ऑफकोर्स वो पाइनएप्पल टाइप हो सकता है। एंड हमारे बॉयज़ में ऐसे कोई कपड़े हैं नहीं कि जो फ्रूट के साथ ऐसा मैच हो, सो ऑफकोर्स नॉट, कि कोई है ही नहीं। ओके, तो वो ऐसा कौन सा आउटफिट है जो आपके वार्डरोब में हमेशा होता है लेकिन आप उसे हमेशा इग्नोर करते हैं? उसकी कहानी क्या है? एक्चुअली मेरा वार्डरोब इतने भरे हुए मेरे कपड़े, मेरी मम्मी मेरे से परेशान है कपड़ों को लेके। मैं पापा से छुप के कपड़े लाता हूँ और मम्मी बहुत गुस्सा करती है। मेरे भाई है वो भी गुस्सा करते हैं कि इतने कपड़े करेगा क्या तू। सो मेरे भाई की शादी के कपड़े हैं, मेरी शेरवानी जो मैंने बनवाई थी वो सिर्फ मैंने आई थिंक 1 घंटे के लिए पहनी है, और वो शेरवानी जब भी मैं अपना वार्डरोब खोलता हूँ वो सामने ही लगी रहती है, जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। 4 साल होने आए तो वो चीज़ को मैंने हाथ ही नहीं लगाया है। ओके, रनवे का थीम 90s बॉलीवुड हो तो आपका वॉक, मतलब आपका वॉक किस आइकॉनिक सॉन्ग पे होगा? आइकॉनिक सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। अभी के सॉन्ग तो चलो थोड़ा ज़्यादा डिस्को एंड डांस एंड म्यूज़िक बैज एंड, बट जो पुराने ज़माने के जो गाने हैं तो उसमें ऑफकोर्स मैं अगर वॉक करूँगा पुराने ज़माने तो ऑफकोर्स मैं यही गाना लूँगा, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ओके, सो व्हाट यू विल चूज, रनवे और फोटोशूट? ऑफकोर्स रनवे। और रनवे इसलिए ना क्योंकि मुझे वॉक करना बहुत पसंद है,
और फ़ोटोशूट भी ऑफ कोर्स पसंद है, क्योंकि मैंने फ़ोटोशूट बहुत सारी कंपनियों के साथ, मैनेजमेंट एजेंसियों के साथ किया है बहुत सारे। और मुझे है ना एथनिक वेयर ज़्यादा पसंद है। जो मुझे एथनिक में ना आप एलिगेंट लगते हो, एक अच्छा सा एक आपका एक स्टेटस दिखता है वहाँ पे। वेस्टर्न में भी दिखता है वही चीज़, बट एथनिक में आपका जो लुक होता है ना, माइंड ब्लोइंग। मैंने किया है। और रनवे मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले ही बताया कि मुझे मेरी वॉक बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और बहुत सारे जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे इंस्टा फैमिली है, मेरी इंस्टा फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है। और ऑफ कोर्स वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, इंस्टा फैमिली मेरी। एंड वो लोग मेरी वॉक देखना चाहते हैं। मैं मतलब कोई भी शो में जाता हूँ तो बोलते हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ सर आपके साथ एक वॉक, सर आपके साथ एक वॉक। तो ऑफ कोर्स रनवे मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आपके अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं? अपकमिंग इवेंट्स मेरे अभी मैं 10 और 11 को मेरा दिल्ली में शो है। उसके बाद 13, 14, 16 दिसंबर इन पुणे, 21, 22 इन बिहार। बिहार में भी आई थिंक अभी कोई 50-50 है, क्योंकि मुझे बिहार का शो नहीं करना है कोई भी, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला है बिहार से, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरा दिल भर गया है, तो मैं बिहार नहीं जाना चाहता। एंड उसके बाद मेरे गुजरात में 2 शो है मेरे, बहुत अच्छे शो हैं, जो एक इंडिया लेवल पे है, जो मेरे मतलब कह सकते हैं कि मेरे वो मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं वो लोग। और गुजरात से है तो ऑफकोर्स मुझे बुलाएगी, क्योंकि क्रमिक सर के बिना तो हो ही नहीं सकता ये शो। आफ्टर ऑल मिस्टर गुजरात इज कमिंग। और सबके लिए इंस्पिरेशन हूँ, एक आइडल हूँ, क्योंकि यूथ को मैं हमेशा एक नज़र से देखा हूँ, क्योंकि उनको अगर कुछ बनना है, कुछ कहना है और कुछ करना है, तो आप ये कर सकते हो कि अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली पे और ख़ुद पे ध्यान दो, और एक गोल बना के रखो। सिर्फ करने के लिए मत करो कि हाँ चलो मैं तो इसका देख के मैं ये कर रहा हूँ, वो मत करिए प्लीज़। मैं सबको कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को देख के अपना मॉडलिंग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने खुद को देख के स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे अंदर से कुछ बनना है। पापा चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, IPS ऑफिसर बनूँ, बिजनेस भी संभालूँ, ठीक है, बट मेरा सपना यही था कि हाँ मैं पापा को भी संभालूँ और ख़ुद को भी संभालूँ। तो मैं अभी दोनों जगह संभाल रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और उनका प्यार भी मिलता रहता है मुझे। अभी जनवरी में इवेंट हो रहा है आगरा में, नूर-ए-ताज सीजन 8। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट? एक्चुअली मैंने जो बताया अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि मेरा सबसे बेस्ट शो है, बेस्ट हॉस्पिटलिटी, बेस्ट ग्रैंड वेलकम। रिस्पेक्ट तो मुझे सब जगह मिलती है, बट यहाँ पे मुझे फैमिली टाइप मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि 2-3 शो है जहाँ पे मुझे फैमिली मेम्बर की तरह देखा जाता है। शो है उसमें भानु प्रताप जी है, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको गुरुजी भी बोलता हूँ। फिर भी भले मैं उनसे बड़ा हूँ, वो छोटे हैं मेरे से, पर फिर भी मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ, और उनका नेचर बहुत अच्छा है। और नूर-ए-ताज एक प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, मैंने पहले ही बताया कि आप विनर को एक प्लेटफॉर्म दो। अगर विनर बनने के बाद आप उनको काम दोगे ना, तो आपकी नेक्स्ट सीजन में वो सबको बोलेंगे कि आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट और कुछ सीखने को मिलेगा। और भानु सर तो मुझे पता ही है कि बहुत अच्छे हैं, और लिटरली 2 साल हो गए मेरा उनसे सीज़न 7-8 मैंने कर चुका हूँ। मैं 2 सीज़न में ऑलरेडी उनके साथ कर चुका हूँ, ये आई थिंक तीसरा सीज़न होगा, क्योंकि वो ऑफकोर्स मुझे अभी से मैसेज आया था उनका कि हम लोग सीज़न कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स मैं उनके सीज़न में तो मैं आगे ही आऊँगा, भले वो नहीं बुलाएगा तो भी मैं जाऊँगा, बट ऐसा होगा नहीं, वो मुझे पहले से बुला लेंगे। क्रमिक से आप आ जाइए। वेरी स्वीट, यस, काइंड हार्टेड पर्सन। सो भानु सर बहुत अच्छे हैं, और ऑफकोर्स नूर-ए-ताज में मुलाकात होगी आगरा वालों से फिर से। ओके सर, सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से कहना चाहता था। जो मेरी इंस्टा फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार कर रहे हैं। और मेरे जो फैमिली
मेरे पापा जो रोल मॉडल है। सो सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें। एंड कोई भी काम हो मॉडलिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड पापा आई लव यू। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आप हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एंड आई होप कि आपके माइंड में जो डाउट्स थे कि हमें मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, अच्छी इंडस्ट्री है या बुरी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी सर ने बताया कि अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री अच्छी है तो बुरी भी है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लाइक आप भले आईपीएस ऑफिसर बन जाओ या फिर टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मॉडल बन जाओ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, फिर से रिवाइंड कर लेना पूरा एपिसोड एंड फिर से सुन लेना सब चीज़ें। भले 2x की स्पीड में सुन लेना, लेकिन सुन लेना। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ऑफ कोर्स मेरा ये पहले से मेरा ये इरादा था कि मैं सबके सामने आऊँ और मेरे जो थॉट्स है मॉडलिंग को लेके, मतलब गोल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, सो सबको कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने फैमिली का नाम हमेशा ऊपर ही रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच।